नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम अपने अंतिम एपिसोड तक आ गया है, इस सीजन के यानी कि 50वें एपिसोड तक आ गया है। और इस 50वें एपिसोड के आखिरी 7 एपिसोडों में हमने आपकी मुलाकात करवाई है इंडस्ट्री के 7 महारथियों से, जो एक दिग्गज है हर अपनी फील्ड के अंदर। तो आज आखिरी एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही गजब के, बहुत ही कमाल के एक्टर, जिनका मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशपाल शर्मा जी का, जिनकी फिल्में, जिनके वेब सीरीज और जिनके सीरियल्स हम सब लोग अपने घरों में देखते हैं, खूब पसंद करते हैं। तो बहुत खुशी के साथ, और मेरे लिए कि फैन मोमेंट है क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। अरे नमस्कार, थैंक यू सो मच। आई एम ओब्लाइज्ड। थैंक यू यशपाल जी। ये हमारा आखिरी एपिसोड है इस सीजन का एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप आए हैं इस एपिसोड में हमारे साथ। अरे वाह, फिर मैं मतलब आपका ये प्रोग्राम बंद करवाने जा रहा हूँ। तो ठीक है सर, ये सीजन का है, अभी चलिए, अगला सीजन फिर शुरू क्लोजिंग। होगा। जी जी जी। जी जी जी। तो यशपाल जी, स्टार्टिंग थोड़ा आपकी एक जो बिगनिंग है थोड़ा मुझसे कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आप हिसार से हैं, हरियाणा से, जो कि ज़्यादातर जाना जाता है कि रेसलर्स के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जाना जाता है। तो एक्टिंग वगैरह के लिए बहुत कम लोग वहाँ पे रुचि दिखाते हैं, या मतलब बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो ये जो आपकी जो शुरुआत रही, वो कितनी अनकन्वेंशनल रही आपके लिए, या फिर इजी रहा आपके लिए? थोड़ा सा वो बताइए कि कैसे आपने अपने घर में कन्विंस किया लोगों को कि आपको इस फील्ड में जाना है, और उसके बाद आप एनएसडी भी गए। तो वो सब सफर थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा बताइए, मैं ब्रीफली। हाँ, आपने सही कहा, स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है हरियाणा, और किसानों के लिए जाना जाता है, खेती बाड़ी के लिए, और जी फौज फौज के लिए जाना जाता है। आर्मी के लोग बहुत जी हैं, जी। मतलब आर्मी, यस। हर घर के माँ चाहती है कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, जी या पुलिस में जाए, या स्पोर्ट्स में जाए, या खेती बाड़ी करे। ये तीन चार ऑप्शन मेन है। जी। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत चेंज आया है। खैर, हमारे वक्त में जब मैं छोटा था तब तो बिल्कुल ही आर्ट का नामो निशान इतना नहीं था। बहुत ज्यादा हम्म। नाटक वगैरह नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। लेकिन हमें क्या, वो कीड़ा जब अंदर होता है, वो कुल बुलाता रहता है ना, तो जी। तो फिर सारी चीजें ब्लर दिखने लगती हैं। सिर्फ एक चीज दिखती है, चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन को दिखती है, हाँ कि हाँ। मतलब उसको लगता है कि बस यही रास्ता है और इसी में ही जीना है। हालांकि वो मतलब टाइम पास करने के लिए खूब सारे काम करता है, चांदी का भी काम करता है, आटे की चक्की भी चलाता है, कहीं पार्ट टाइम इवनिंग कॉलेज में भी जाता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, टाइप भी करता है, नाटक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिशा क्लियर है कि कहाँ जाना है। तो इसीलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुझे पता चला था, तो लेकिन 3 साल मेरा नहीं हुआ, चौथे साल में जाकर हुआ मेरा। अच्छा और लेकिन इससे पहले, जी, तो इससे पहले मेरा इंडियन थिएटर में हो गया था, चंडीगढ़ में। अच्छा। तो वहां 1 साल करने के बाद, पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 साल इंडियन थिएटर करने के बाद फिर मेरा एनएसडी में हो गया। तो मैं वहां चला गया, फिर मैं एनएसडी रिपेटरी 2 साल रहा। उसके बाद 94 से 96 तक, तो ये 5 साल दिल्ली के एनएसडी में मैंने बिताए। 3 साल ट्रेनिंग और 2 साल प्रोफेशनल थिएटर, जो पूरी इंडिया में बाहर करते थे हम। जी जी। तो बाद फिर मैं बॉम्बे आया 96 के एंड में। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था, जब आपके आसपास एक अलग अलग फील्ड के, ज्यादातर दूसरे फील्डों के जो लोग रहते थे, तो किन एक्टरों से आप ज्यादा प्रभावित हुए? मतलब क्या देखकर आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग में जाना है? मतलब वो जो बेसिक इंस्पिरेशन होती है वो कहाँ से आई? अब किस किस फील्ड के तो लोग अगर मेरी कॉलोनी के बारे में जानेंगे, मेरे आसपास का जो वो था, क्योंकि हम अपने शहर से बाहर तो मतलब मुश्किल जाना, कोई मतलब ही नहीं था कोई हमारा जी जी। जाना। सिर्फ वहीं मोहल्ला और आसपास यही घूमना, लेकिन वही दुनिया थी एक विशाल हमारे लिए। तो हम्म। वहां सारी चपरासियों की और फोर्थ क्लास कर्मचारियों की लाइन थी बड़ी, 20 22 28 क्वार्टर थे। जी। तो वैसे एक माहौल में हम पले बड़े हुए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उस वक्त ये केबल टीवी नहीं था, हम्म। और सिनेमा सिनेमा भी मतलब ऐसा था कि जाना पाप समझा जाता था, कि आपको अगर जूते लगेंगे अगर आप सिनेमा, मतलब हमें टीवी हम खिड़की से झांक कर देखते थे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में 2 ही टीवी थे। जी। और वो भी बड़े लंबे, वो टावर वाले, क्या नाम है, हाँ जी एंटीना हाँ जी। वाले। एंटीना वाले। तो हाँ, और वो भी ब्लर, कीड़े 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 से आते थे, उसमें साफ नहीं था टीवी वो। और मौसम खराब हो गया तो एंटीना को टेढ़ा करो, इधर करो उधर करो। वो हम्म। भी चित्रहार और एक फिल्म, ये 2 चीजें हमारी थी।
जो आती थी और हम झांक के देखते थे। तो मैं बताऊं अगर आपको कि कथा सागर, तमस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी। ये बुनियाद और फौजी, हम्म। और ये जो सीरियल थे, ये जो है जिंदगी, मालगुडी डेज, अच्छा। ये जो सीरियल थे ये, और फिर एक संडे को फिल्म आती थी जिसमें हमने काफी नसीरुद्दीन शाह की और ओमपुरी की फिल्में, मंडी वगैरह देखी, हम्म। भूमिका वगैरह देखी, जिससे मुझे अचानक से ऐसा लगा कि यार धर्मेंद्र की जो फिल्में होती हैं या जितेंद्र की जो फिल्में होती हैं, हिम्मत वाला और ये तोहफा तोहफा तोहफा, हम्म। इससे ये कितना डिफरेंट है, ये एक्टिंग कैसी एक्टिंग है, जी। ये क्यों हमारे मतलब कलेजे में जाके लगती है, और हम्म। कितना रियल हमारे आसपास की जिंदगी लगती है, जी। कोई फैंटेसी नहीं है। जी। तो इसीलिए उसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो हम्म। वो जो एक हीरो और 40 डांसर, या एक हीरो एक लात मारे और 4 लोग उड़ जाए हवा में, उस तरह की उसमें मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ। अच्छा। तो मुझे ये जो, हाँ, अमरीश पुरी थे, नाना पाटेकर थे, नसीरुद्दीन शाह थे, और खासकर मेरे फेवरेट बलराज साहनी, और ये जो लोग थे इन्होंने बहुत प्रभावित किया। हम्म। और खासकर चार्ली चैपलिन की फिल्में भी आती थी उन दिनों, जी। तो बड़ा मजा आता था उनको देख करके, क्योंकि तब तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हम्म। उस वक्त कभी कभार देखने को मिलती थी, टीवी पे आ जी। जाती थी। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत असर डाला है, कि हम्म। भी एक्टिंग ऐसी भी होती है, फिल्में ऐसी भी होती हैं। जी। तो यशपाल जी, आपने एनएसडी के दिनों के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताइए, क्योंकि उस ये वो दौर था जब दिल्ली से बहुत सारे कलाकार जो है मुंबई में एस्टेब्लिश हो रहे थे, 94 95 की आप जो बात बता रहे हैं। मनोज वाजपेयी, सीमा विश्वास, ऐसे बहुत सारे लोग थे। मेरी गजराज राव से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया था कि ये जो दौर था बहुत प्रोडक्टिव था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो स्टूडेंट्स थे खास तौर पे। तो वो जो दौर था, आपके को एक्टर उसमें कौन थे, और आपका एक प्ले भी था कोई बात चले जो बहुत फेमस हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए एनएसडी के दिनों का। हाँ, एनएसडी के दिनों में तो नहीं था कोई बात चले। कोई बात चले मैंने बॉम्बे में आके किया था, अभी थोड़ा 4 साल हुए, अच्छा। 4 5 साल हुए, जी तो जी। वो, हाँ, वो रामजी बाली का नाटक था, वो तो अलग है, जी एनएसडी के वक्त का नहीं। जी। तो एनएसडी के वक्त में मैं मेरे सामने की बात है, सीमा विश्वास के नाटक देखते थे हम, हाँ, और शेखर कपूर आए थे, जी। प्रतिमा काजमी एक एक्ट्रेस है हमारी सीनियर, हम्म। एनएसडी की नहीं है लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, उनको देखने आए थे शेखर कपूर। लेकिन उस नाटक में खूबसूरत बहू में सीमा विश्वास का लीड रोल था, अच्छा। तो उनको सीमा विश्वास बहुत टेरिफिक लगी और उन्होंने उसकी कास्टिंग कर दिया था उस दिन। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे अभी याद है, ये मेरे सामने की बात है। निर्मल पांडे भी उन्हीं जैसे उस वक्त हमारे साथ रहते थे हॉस्टल में, अच्छा। मतलब ऐसे एज गेस्ट, हाँ। तो हम्म। क्योंकि मेरा जो रूममेट था वो नैनीताल का था और निर्मल पांडे भी नैनीताल के थे। तो जी। एनएसडी के दिनों में आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे एक्टर, इवन इरफान खान भी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इन्हीं दिनों में उनको काम मिलना शुरू हुआ था। जी जी जी। और निर्मल पांडे, सीमा विश्वास और ये लोग, और उसके थोड़े से अगर थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो इवन स्वानंद किरकिरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और हम्म। फिर संजय दत्त भी एकदम लाइमलाइट में आए, मनोज पाहवा भी, बहुत सारे लोग हैं जी जो जी। उसके बाद, खासकर आशुतोष राणा, हाँ। कुमुद मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त की पैदा, मतलब उस वक्त की प्रोडक्ट हैं, जी जी। जो लाइमलाइट है खासकर उन हाँ दिनों, हाँ। क्योंकि एकदम से टीवी, डेली सोप और फिर सिनेमा बनना शुरू हुआ था, और काफी सारी नए टैलेंटेड लोगों को मौका मिलना शुरू हुआ था। तो एक जी। प्रकार से कह सकते हैं सत्या फिल्म थी, जैसे सत्या, हम्म। ये रिवोल्यूशनरी वो थे, बैंडिट क्वीन एंड सत्या को मैं मानता हूँ टर्निंग पॉइंट ऑफ सिनेमा, जी मेरे हिसाब से ऐसा लगता जी। है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और क्योंकि रियल जो एक्टर होते हैं ना, वो निकल के आए थे इसके अंदर से, और वो भी कमर्शियल कमर्शियल एवेन्यूज में। मतलब पहले जो आर्ट फिल्में बनती थी वो थोड़ा एक लिमिटेड क्लास के लिए रहती थी, लेकिन सत्या ने जो है, मुझे लगता है कि वाकई एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट दी उस चीज को भी। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह बिल्कुल। रहे हैं। जी। लेकिन एक एक नॉर्थ इंडिया से मैं, क्योंकि मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से, तो मैं जानता हूँ कि मुंबई हमें हमेशा एक ड्रीम नगरी लगती है, तो आप नॉर्थ इंडिया से एक मुंबई में शिफ्ट करना एक डिसीजन बहुत क्रूशल होता है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? और वहां पे जब मुंबई आप पहुंचे, तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल पीरियड ही बताइए कि आपको वहां पे इनिशियली क्या दिक्कतें आई और क्या आपने कैसे उसको हैंडल किया। नहीं, मैं तो एक्चुअली फिल्मों में आना नहीं चाहता था मैं। आप हैरान होंगे कि जब मैं रिपेटरी में था, 96 की बात है, मैं तब तक भी मुझे चिल्ड्रन थिएटर करने का मन था।
अच्छा। कि ओके। हरियाणा में चिल्ड्रन थिएटर करूंगा, स्कूल स्कूल में जा करके बच्चों को बताऊंगा थिएटर की अहमियत क्या है, रंगमंच की अहमियत क्या है, और अच्छा। कला कला की कीमत क्या है, कला कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। जी जी। और लेकिन रिपेटरी में रहते रहते मुझे पता नहीं क्यों दोस्तों के जरिए या अखबारों के जरिए बहुत सारे लोगों ने, मतलब कविता नागपाल, उनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छी जी। लिखती थी वो भी, हम्म। उनके जरिए मालूम पड़ा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मतलब हर नाटक में आइंस्टाइन हो, चाहे बड़े न खेले छोटे खेल हो, चाहे मुआवजे हो, चाहे बहुत सारे नाटक किए मैंने, जी। तो हर नाटक के बाद में ये जरूर आता था मेरे बारे में स्पेशल लिखा हुआ अच्छा। कि यस। तो मेरे को लगा कि यार तू अच्छा एक्टर है यशपाल। तो अगर एक्टिंग ही करनी है तो फिर एक्टिंग करता हूं, तो फिर मैं चिल्ड्रन थिएटर करूंगा तो एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। जी। तो क्योंकि तो डायरेक्शन करनी पड़ेगी, या वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, या टीच हम्म। करना पड़ेगा, या जी। तो उसमें एक्टिंग का वो मर जाएगा। हम्म। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि बेटा एक्टिंग करो। और जी। फिर अगर एक्टिंग ही करनी है तो एक हॉल के अंदर बैठे 400 लोगों के लिए क्यों हम्म। क्यों ना पूरी दुनिया में किया जाए फिल्मों के जरिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो है। और मैं थिएटर से अभी तक भी जुड़ा हूँ, हालांकि जी जी। थिएटर मैंने छोड़ा हाँ। क्योंकि वो ओवर होती रहती है, आपको रिफ्रेश करता रहता है, जी। और आपके पेन जो है बॉडी के और माइंड के, वो कसते रहते हैं, कसते हाँ। जाते हैं थिएटर के जरिए। तो राइट। बस इसीलिए वहां से फिर मैंने तय किया कि मैं सिनेमा में जाऊंगा। मुझे मालूम है बहुत मेरा कोई वली वारिस नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई वो नहीं, दोस्त काफी सारे थे लेकिन कोई भी हम्म। काम नहीं आया। और हम्म। मैं जो भी बॉम्बे जाने वाले लोग हैं, मैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो कभी भी किसी के भरोसे ना जाएं। जी जी जी। भरोसे ना जाएं, अपने दम पे ही जाएं, चाहे रहना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे वो काम ढूंढना हो। हम्म। लोग थोड़ा सा बता सकते हैं, हेल्प कर देंगे, ठीक है, मैंने तो बहुत लोगों की हेल्प की है, जी। लेकिन मैंने वो हेल्प पाई नहीं। क्योंकि हम्म। मुझे जब मैंने सोचा था कि जो नए लोग आते हैं, अगर वो मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं थोड़ी हम्म। बहुत, जिससे मेरे एक एक मीटिंग करने से या दो लाइन बोलने से या बात करने से अगर किसी का भला होता हो, गाइड करने जी। से, तो हम्म। मैं उसमें चूकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मिस किया था जब मैं आया था। जी जी जी। तो काफी धक्के खाए, लेकिन जब लगान मिली तो 3 साल बाद तकरीबन आने के, चार हम्म। साल बाद जी जी। 4 साल तक बड़े धक्के खाए, बहुत ही हम्म। मैं सोचा था मैं डेली सोप तो नहीं करूंगा, ये हम्म। सीरियल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनकी हालत देख चुका था। एक्टर को बर्बाद करने के लिए बहुत वो है, जी जी। क्योंकि सिर्फ लाइन बोलना ही एक्टिंग माना जाता है, उसमें राइट। फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। जी बहुत सारे सीरियल नहीं, लेकिन 90% ऐसे ही थे। जी जी। तो इसीलिए बस लगान के बाद फिर गाड़ी स्ट्रगल की थोड़ी सी कम हुई। जी, तो लगान जो थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी आपके लिए। तो जो लाखा का कैरेक्टर आपने प्ले किया था उसे शायद कोई भूल नहीं हम्म। सकता। मतलब एक जो है उसके अंदर, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत शेड्स थे उसके अंदर। मतलब वो एक, उसके अंदर कुछ जलन भी थी। देन उसके बाद एक उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद फिर वो एक ऐसा हाँ वाइटल रोल प्ले करता है उस जीत के अंदर। तो हाँ, हीरोइन से प्यार भी करता है, जी हीरोइन से जी उसी जी। के लिए वो धोखा भी देता है। हाँ जी जी जी। तो वो थोड़ा सा हाँ। मतलब लगान का भी बताइए कि भुज में शूट करना, आमिर खान के साथ शूट करना, और वो इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा होना, वो क्या मायने रखता था? बिल्कुल, वो अभी आज जब हम उसके रसीज देखते हैं या उसकी पैशन ऑफ डेजर्ट देखते हैं, मतलब मेकिंग ऑफ लगान जो फिल्म जी। है वो भी देखते हैं, या उस फिल्म को देखते हैं, या उसके फोटोग्राफ्स देखते हैं, या हम लोग, क्योंकि हमारा ग्रुप भी है एक लगान का, अच्छा। हम आपस में जब बातें करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो वाकई में वो एक ड्रीम जैसा लगता है। क्योंकि हाँ। फिल्में वैसी उस तरीके से बनती नहीं है आजकल, हाँ जी। उतनी सिंसियरिटी से बहुत कम फिल्में हैं जो बनती हैं, जो कि आजकल अभी एक अच्छा दौर आया है। मतलब खासकर ये मैंने 83 देखी और जी। पुष्पा देखी, ये हम्म। जो फिल्में हैं, और अभी RRR है, जो पूरे वर्ल्ड में छाने वाली फिल्में हैं, और पूरी जी। हम्म। सिनेमा के इतिहास को बदलने वाली फिल्में हैं, जो हम्म। तो ये इस तरीके की फिल्मों से बड़ा एक उम्मीद है। जी और लगान लगान उसका एक, आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन, या लगान भी एक टर्निंग पॉइंट थी सिनेमा में। जी जी। लगान इसीलिए कि धोती पहन के हीरो, और क्रिकेट की फिल्म, क्रिकेट की मतलब कितनी फ्लॉप हो चुकी थी फिल्में तब तक, जी जी। और सारे नए एक्टर हीरो हम्म। को छोड़ करके, हाँ और बहुत सारी उसके अंदर ऐसी चीजें थी, और इतनी लंबी फिल्म, हाँ। और तो सब कुछ जो था वो माइनस था, मतलब डिप्रेसिंग था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो अपने आप में एक
लीजेंडरी फिल्म मैं कह सकता हूँ, लीजेंड फिल्म बन गई है। जी और लीजेंड डायरेक्टर हो गए आशुतोष गोवारिकर, उसके लिए ना उससे पहले ना उसके बाद वैसी फिल्म बना पाए वो। जी जी जी। क्योंकि जो बिरले काम होते हैं वो कभी कभार ही होते हैं, जो जिसमें पता नहीं क्यों सबकी दुआएं भी, हम्म पॉजिटिविटी भी शामिल होती है। तो हम्म। बहुत कुछ है ऐसा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और पहली बार मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहा था। उसके पहले मैं, हाँ, सनी देओल के साथ, मनोज वाजपेयी के साथ काम कर चुका था। हम्म। लेकिन लगान, एक खान बंधु जो थे, 3 खान जी हमारे, उनमें जी किसी के साथ मैंने काम नहीं किया था। तो आमिर खान पहले व्यक्ति थे, और उनके साथ जितना वो डाउन टू अर्थ रहे और जिए हमारे साथ, आज तक भी हमारी दोस्ती है, मतलब उस जी तरीके की कि हम जी। दिवाली पे मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा मेरे को ऐसा डर था कि यार, कहाँ यार ये छोटे से गांव से आए हुए हरियाणा के लोगों को ये कहाँ टिकने देंगे, या बात करेंगे, या अपने नखरे हम्म। करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जावेद अख्तर हो, A R रहमान हो, बड़े नकुल कामटे हो साउंड के जो बड़े दिग्गज जी हैं, आशुतोष गोवारिकर हो, आमिर खान हो, जितने भी लोग वहां मिले, और बाकी कास्ट के भी लोग, आशुतोष गोवारिकर, सब एक फैमिली की तरह हम रहे 5.5 महीने। हम्म। तो वो प्रोसेस तो खैर मेरा लाइफ का ना तो बाद में कभी होगा हम्म। और ना ही कभी होगा वैसा। तो मैंने अपनी फिल्म एक डायरेक्ट प्रोड्यूस की थी, को प्रोड्यूस की थी, जो मैंने कर चुका हूँ, बन चुकी है। जी उसमें मैंने सेम वैसी ही कोशिश की थी कि ओके। उसी तरीके से, हाँ बिल्कुल। अच्छा। जी जी जी। जी जी हाँ, उस पर भी बात करेंगे यशपाल जी। लेकिन आपकी एक और हम्म, महत्वपूर्ण फिल्म के बारे में जरूर बात करनी चाहेंगे, एक गंगा जल जो आपकी फिल्म आई थी, जिसमें आप एक ऑल हम्म, मतलब फुल विलन बने थे आप, और क्या शानदार हम्म, आपने काम किया था, और गजब का काम था, हम्म, और मतलब इतने आपको अवार्ड मिले उस फिल्म के लिए। तो वो जो रोल था वो हम्म। कितना चैलेंजिंग था, मतलब वो जो गंगा जल में जो आपका रोल था। नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था, मैं सच अच्छा। बताऊं तो, क्योंकि हाँ, मेरे लिए इजी था। बस ये था कि कंट्रोल करके कहाँ कितना करना है वो जरूरी होना चाहिए। हम्म। क्योंकि हर जगह 100% करना भी मूर्खता है। जी जी जी। तो मैंने उसमें, हाँ, कि कहाँ कितना चाहिए उस तरीके से मैंने किया। और आपको एक बात हैरानी होगी, सारे दर्शकों, श्रोताओं को भी सुन करके, कि उस फिल्म में मेरा रोल ना के बराबर था एक्चुअली में, स्क्रिप्ट में। अच्छा। मतलब जो, हाँ, मोहन जोशी जो मेरे पिताजी थे, उनका था मेन रोल, ओके। मेन विलेन। और अच्छा। मैं उनके पीछे पीछे, हाँ, बस पीछे पीछे घूमता था। कभी एक आध बार ये पान वाले को पीट दिया, कभी ऐसा ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते, शूटिंग करते करते, वो रोल इतना स्ट्रोंग होता गया, हम्म। इतना स्ट्रोंग होता गया कि मतलब अ, वो मतलब पूरी फिल्म पे अजय देवगन के अपोजिट वो ही हो गया। जी जी जी। और वाकई में प्रकाश झा जी को स्क्रिप्ट है गंगा जल, हम्म। और उनकी पहली फिल्म दामुल। जी। मैं सोचता हूँ कि उनकी ये 2 फिल्में बेस्ट फिल्में हैं, और कोई जितनी भी फिल्में बना लें या बनी हैं, हम्म। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई डिफीट कर पाएगा इन फिल्मों को। जी जी, वाकई सही बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग, और जिसकी रिपीट वैल्यू है। आप, हर हफ्ते टीवी पे आती है गंगा जल, राइट। इसीलिए दुनिया भर के लोग जानते हैं कि गंगा जल फिल्म क्या है। जी। कई कई तो 10-10 बार देखे हैं, 20-20 बार देखे हैं। हाँ। वो उसकी रिपीट वैल्यू बहुत है। इस फिल्म हम्म। की, अच्छी फिल्म की खासियत यही होती है। जी जी जी। जी। तो यशपाल जी, आपका एक ये भी था कि शुरू से ही आप नसीर जो हैं, या फिर जो ऐसे एक्टर जो मतलब मेथड एक्टिंग करते हैं, या समझिए जो कलात्मक एक्टिंग करते हैं, आप उनसे प्रभावित रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि आदमी जो सोचता है उसी तरफ उसको कुदरत भी लेके जाती है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात रही है कि आपने गोविंद निलानी, श्याम बेनेगल, प्रकाश झा जैसे जी बड़े मतलब ऐसे डायरेक्टर जो सिनेमा को समझते हैं, जो मतलब एक्टरों जी, को देखिए, समझते हैं। और जिन जिन हाँ लोगों की मैं बात करता था, एक मेरी फेवरेट फिल्म है, नाना पाटेकर मेरे फेवरेट थे, उनके साथ मैंने अब तक 56 की। जी जी हाँ। नसीरुद्दीन शाह मेरे फेवरेट थे, ओमपुरी मेरे फेवरेट थे, इरफान खान, जो भी मेरे फेवरेट थे, मैंने उन सबके साथ काम कर लिया। जी तो बहुत। मतलब ये मैं हैरान होता हूँ कई बार, कि भगवान को शुक्रिया अदा भी करता हूँ हाँ कि चाहे वो देवानंद रहे हों, चाहे वो बड़े बड़े स्टार रहे हों, जिनको भी, सलमान खान भी क्यों ना रहे हों, या जो जिनको मैं पसंद करता था, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। जी जी, इवन आपने तो गुलजार साहब के साथ भी बस, एक प्ले किया शायद ना। गुलजार साहब के साथ 4 नाटक किए हैं, अरे वाह। उनके लिखे हुए। जी अरे जी जी, वाह। सलीम आरिफ जी डायरेक्टर हैं उसके। हाँ हाँ। और हाँ जी, ये जावेद सिद्दीकी है, उनकी बिटिया है लुबना सलीम। अच्छा। लुबना
लुबना और सलीम आरिफ हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ तो हाँ। इन्होंने करवाए थे नाटक, 4 नाटक उनके लिखे हुए। और गुलजार साहब जहां भी नाटक जाते थे हमारे साथ ही जाते थे। अच्छा। इवन गजब। मेरे हरियाणा में भी जब हिसार में मैंने करवाया था ये नाटक गुलजार साहब का, तो गुलजार साहब 4 दिन के लिए हिसार आए थे अरे वाह, और मेरे घर भी आए थे। क्या और बात। हम पान वान खाने भी मार्केट गए। ऐसे कई कई किस्से हैं बहुत प्यारे प्यारे। जी जी। इवन आपने अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया, तो मैं थोड़ा सा हैरान जी होता हूँ, छोटा सा रोल था आपका, आप एक सिंगर बने थे जी और आप एक फीमेल वॉइस में गा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा मतलब वहां पे थोड़ा हैरान था कि क्यों आपको चुना उन्होंने, मतलब इस रोल के लिए खास तौर पे। तो वो कास्टिंग का क्या नहीं रहा? बड़ा नहीं, यूनिक। ये रोल जो है ये तो समझिए कि दोस्ती यारी में हो गया। ना ही तो मैंने कोई अच्छा। पैसा लिया ना ही कुछ। ओके। ये हम हवाई जहाज में जा रहे थे, वो फिल्म करने जा रहा था, मैं गुलजार साहब का नाटक करने जा रहा था लखनऊ। अच्छा अच्छा। ओके। और वो बनारस जा रहे थे। फ्लाइट एक ही थी जो बॉम्बे दिल्ली लखनऊ बनारस ऐसे थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी फ्लाइट में हम मिले थे। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैं करूँ। मैंने कहा यार कुछ एकाध, क्योंकि मैं किसी से रोल मांगता नहीं हूँ ज्यादातर, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे दिल से पसंद आ जाए डायरेक्टर, मैं उसको बेसिक बोल दूं कि हाँ यार आपके साथ काम करना है। तो हम्म मैंने अनुराग को बोला था कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है, इसमें मुझे भी बहुत एक्साइटेड था वो। तो हम्म। मैंने कहा मुझे भी ना कुछ रोल हो तो। अच्छा। बोला इसमें सारे रोल कास्ट हो चुके हैं। हाँ हाँ तो मैं बोला कोई बात नहीं, फिर अगली बार ध्यान रखना भाई, तेरे हाँ। साथ काम करना। लेकिन अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं लखनऊ लैंड हुआ फ्लाइट, तो मैं उतरने लगा तो बोला यशपाल। बोला हाँ। बोला आइटम बॉय करेगा। मैंने बोला यार आइटम गर्ल तो सुनी है, ये आइटम बॉय कौन सा है। बोला सीरियसली। है इंटरेस्ट है, देखते हैं। तो हाँ। मैंने पार्ट 1 जब किया देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये रोल तूने करने के लिए मुझे बुलाया था यार, ये सब तो काट पीट दिया। अच्छा बोला अरे पार्ट 2 देखना। अच्छा। फिर मैंने पार्ट 2 देखी तो फिर मुझे थोड़ा सा तसल्ली हाँ। हुई कि चलो कोई बात नहीं, अरे सर वो ठीक जो ठाक ही है। जो गाने में आपने गेस्ट किया है वो अपीयरेंस, कमाल उसने है। मेरे को गेस्ट अपीयरेंस किया हाँ, और स्पेशल थैंक्स लिखा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है। जी जी, वो बहुत कमाल की चीज थी सर, वो मतलब कॉमिक टाइमिंग तो आपकी है ही जबरदस्त, लेकिन उस गाने में हाँ जो वो कई किया। लोगों को तो मैं हैरान हूँ, कई लोगों को तो वही याद है। बोला अरे आपने उसमें जो उंगली उठा करके 1 2 3 बोल किया, हाथ उठा के। जी जी और कई लोगों को यही याद है और मैं हैरान होता हूँ। कई बार मेरे चमेली का रोल बहुत याद है लोगों को, जी जी धूप का जी। बहुत याद है। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे रोल जो कई मुझे भी याद नहीं है, वो बोलते जी हैं और उसमें क्या शूल का। दम फिल्म में क्या काम शूल। जी जी, शूल में आपने शूल ट्राई हाँ। किया जी, पनवाड़ी वाला जो था। जी बहुत ही जी। सही था। तो ये यशपाल जी बताइए कि आपने जब एक फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया, आपने इतने सारी चीजें अचीव कर ली, उसके बाद फिर टीवी की तरफ आना क्यों हुआ? मतलब टीवी में भी आपने एक्टिवली काफी अच्छे रोल्स किए, तो ये शिफ्ट क्यों किया आपने, मतलब जबकि फिल्में आपकी चल रही नहीं थी? टीवी में तो मैं कभी नहीं आया। टीवी में सिर्फ मैंने कसम खाई थी मैं डेली सोप कभी नहीं करूंगा। तो इस टीवी में मैं तब करूंगा जब मेन रोल होगा और अच्छा। सारी सिचुएशन, पैसा, टाइम, हर चीज मेरे हाथ में होगी। ओके तो ओके। तब जाके मैंने एक किया था 4 महीने के लिए, मेरा नाम करेगी रोशन करके जी जी पे। जी जी। और फिर छोड़ दिया था उसको क्योंकि वो मोनोटोनस होने लगा था। मैंने कहा भैया हाँ। मेरे से नहीं सहा जाता सब। तो जी। फिर एक नीली छतरी वाले किया था, हाँ हाँ। जो एक प्रकार से टेलीफिल्म होती थी 1 घंटे की। अच्छा अच्छा। और मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैंने वो कर लिया, हाँ हाँ। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कमाल का था और मेरी इमेज को चेंज करने के लिए बहुत ही बढ़िया था ओके। नीली छतरी वाले। हाँ हाँ। और उसने मुझे, मैं आप आज तक की सबसे वन ऑफ द बेस्ट वर्क मानता हूँ उसको। अच्छा। अगर उसमें कुछ एपिसोड तो ऐसे हैं कि आपको हिला के रख देते हैं और जो बहुत ही हम्म। परफॉर्मेंस वाइज भी और हर तरह से अच्छे हैं। जी तो बस यही दो, उसके बाद टीवी तो किया ही नहीं। जी जी। हाँ। तो तो मैंने कभी करना भी नहीं था। और अभी भी मैंने कितने रोल मिलते हैं, बिल्कुल लीड रोल भी मिलते हैं, तो भी मैं मना करता हूँ, अभी मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ। जी जी, नहीं कीजिए सर, क्योंकि तो आपने एपिसोडिक बात कर रहे हाँ। होंगे, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एपिसोडिक में सीआईडी अच्छा। या ऐसे ऐसे एक दो एपिसोड के हम्म। करता था मैं तब। जी जी। हम्म। तो यशपाल जी, अब आप लंबे से डायरेक्शन डायरेक्शन में भी आ गए हैं। अब आप आपने जैसे बताया कि पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर आपने बायोपिक बनाई है, जो कि पोएट हैं हरियाणा के, बहुत जाने माने, बहुत लेजेंडरी पोएट हैं। तो ये फिल्म जो है, ये आपने एक हरियाणा के पोएट के ऊपर बनाई है, तो ये अपने रूट्स की तरफ वापस आने की एक दिशा में एक पहला कदम है। जो आप कह रहे थे कि मुझे बच्चों को ही पढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि शायद उस दिशा में आप कहीं आ रहे हैं क्या, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम? हाँ ये मतलब एक बहाना है
के रूट्स की तरफ, लेकिन मैं रूट्स की तरफ तो आ ही चुका था, बस क्या करूं वहां से मुझे डाउट था कि मैं क्या करना चाहिए। बस मैं दादा लक्ष्मी फिल्म की और मुझे लगा कि इसी यही एक ऐसी फिल्म है जो 100 साल पुराने एक फोक आर्टिस्ट के ऊपर है, जो बहुत कम उम्र में डेथ हो गई और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है जिसका, और जिसकी वजह से आज हम बहुत मुद्दे उठा सकता हूँ एक ही फिल्म के अंदर, और एक व्यक्ति की लाइफ को दिखा करके कई मुद्दे उठ सकते हैं। तो बस इसीलिए दादा लक्ष्मी को मैंने चुना, और मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में हरियाणा में कहीं भी ऐसा एक आर्टिस्ट कोई नहीं आया जो ऐसे दादा लक्ष्मी थे, पंडित लक्ष्मीचंद थे। तो इसीलिए चुना मैंने, और अभी कंप्लीट है फिल्म। मेरे ख्याल से 3-4 महीने जैसे ही ओमिक्रॉन का या पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तब मैं पब्लिसिटी 2 महीने लेकर के रिलीज कर दूंगा इसको। जी। तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? मतलब जैसे उनके तो लिखे हुए ज्यादातर जो कविताएं शायद उनकी रागनियां वगैरह गाई जाती है, तो आप यूज्ड टू थे इन सब चीजों से, या आपने इन चीजों के लिए सीखा कुछ इस तरह से? नहीं, 5 साल लगे इसको बनने में। अच्छा। हाँ, 5 साल लगे, कम से कम 2 साल तो हम रिसर्च करने में और राइटिंग में ही लगे, 2.5 साल तो। जी। और उसके बाद कॉस्ट्यूम्स वगैरह और लोकेशंस वगैरह, कैसा उसका स्ट्रक्चर, घर वगैरह, कौन सी प्रॉपर्टी होगी और कपड़े कैसे होंगे, सारे कैरेक्टराइजेशन, फिर गाने कैसे, म्यूजिक कैसा होगा, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म। जी। तो म्यूजिक के लिए मैंने ऑडिशन लिए पहले सिंगरों के पूरे हरियाणा में। अच्छा। फिर मैंने वो म्यूजिक किया कम से कम भी 70 दिन दिल्ली में एक स्टूडियो में, उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया है। अरे वाह। तो हाँ, बहुत ही कमाल का म्यूजिक किया है उनका, बहुत भयंकर कमबैक है ये, मतलब मुझे लगता है वो सब भूल जाएंगे पिछला, बहुत ही बढ़िया काम है वो। अच्छा। तो उस म्यूजिक हुआ, फिर हमने एक्टिंग के ऑडिशन लिए, फिर एक्टरों को चूज किया पूरे हरियाणा के जो सॉलिड, मतलब खास बात यह है कि जब आशुतोष गवारीकर ने फिल्म देखी तो बोला कि यार ये एक्टर कहाँ से लेके आया यार। अच्छा। कोई भी मैं जानता हूँ लेकिन कमाल के एक्टर हैं। तो ये इसकी अचीवमेंट है फिल्म की, कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से कास्टिंग की गई है, जो मतलब किसी कॉम्प्रोमाइज का ही नहीं किया हमने। जी। और सारे लेकिन देसी और हरियाणा के ही लोग हैं। सिर्फ आप 2-3 लोगों को जानते होंगे, रघुवीर यादव ने गाना गाया है, और मेघना मलिक है उसमें, और राजेंद्र गुप्ता है एक इम्पोर्टेंट रोल में, दोनों ये। जी। बस, लेकिन ये दोनों हरियाणा के हैं फिर भी, तो इसीलिए वो एक ऑथेंटिक फिल्म कह सकता हूं मैं, इन टर्म ऑफ टेक्निकल ऑल्सो, परफॉर्मेंस ऑल्सो, म्यूजिक ऑल्सो। और दादा लक्ष्मी के लिखे हुए गाने तो तब होंगे ना जब दादा लक्ष्मी बड़ा हो जाएगा लिखने लायक। जी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है। ओके, अच्छा। इसमें दादा लक्ष्मीचंद के लिखे हुए 4 गाने हैं। अच्छा। बाकी जो गाने हैं वो लक्ष्मीचंद जब बच्चा थे, छोटे थे, उस वक्त जो थे लोग, अच्छा, उनके लिखे हुए हैं। जी। अच्छा। जैसे उनके गुरुदेव थे एक गुरु मान सिंह, उनका लिखा हुआ है एक गाना जो रघुवीर यादव ने गाया है। अच्छा। इस तरीके से उस वक्त के, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक उसी वक्त के चीजों को रिप्रेजेंट करूं। जी। तो 2 पार्ट्स में ये फिल्म आपकी आएगी? हाँ जी, अभी एक पार्ट बना है। अच्छा। और मेरा जो मेन रोल है जो वो पार्ट 2 में ही है, बड़े का, लक्ष्मी का। ठीक है। तो ये डायरेक्शन को कितना एंजॉय किया आपने? मतलब एज एन एक्टर तो आप काम कर ही रहे थे, डायरेक्शन ये तो मतलब ऐसा है कि डूबने वाली बात है। डायरेक्शन जो आसानी से कर लेते हैं, मैं तो उनको पैर छूता हूँ उनके कि कैसे कर लेते हैं इतना आसानी से। इतना आसान काम नहीं है। कैप्टन ऑफ द शिप होना, उसको स्क्रिप्ट की एक एक चीज, एक एक पल की जानकारी, एक एक चीज की जानकारी होना, उसको एक्टर्स की जानकारी होना, उसको म्यूजिक की जानकारी होना, उसको कॉस्ट्यूम की जानकारी होना, उसको हर चीज की, मतलब एडिटिंग भी कहाँ होगी, कितनी होगी, वो भी पता होना। उसके अंदर रग रग में, खून में समाई हुई होनी चाहिए कहानी। डायरेक्शन तभी हो सकती है, वरना मैं तो हैरान हूं कि लोग कई बार इतना पैसा भी खर्च कर देते हैं और उसमें धेले का कुछ मजा नहीं आता फिल्म देख करके। तो मेरी फिल्म की ये खासियत है, मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो फेस्टिवल्स में जहां भी दिखाई है, एक तो 50-60 के ऊपर आसपास अवार्ड जीत चुकी है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। अभी तक। जी। इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में भी
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अभी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहां भी सिलेक्ट हुई, और ढाका में भी सिलेक्ट हुई, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर ये फिल्म दिखाई जा चुकी है और सेलेक्ट हुई है, काफी अवार्ड जीत चुकी है। लेकिन मेरा अवार्ड जो है वो एक दिल्ली का शो है जिसमें हरियाणा के लोग आए थे खूब, गाड़ियों में भर भर के, और हाउसफुल था, और कुंवर बेचैन थी जिनकी डेथ हो गई, बहुत बड़े कवि हैं थे, और सुरेंद्र शर्मा कवि जो थे वो थे, और बहुत कुछ ऐसी जेंट्री थी जो इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे, तो उनको भी पसंद आई और आम लोगों को भी पसंद आई, स्टैंडिंग ओवेशन था, हंसे भी रोए भी। और सुरेंद्र शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने 100 करोड़ की फिल्में देखी है, मुझे 15 मिनट देखने में मजा नहीं आता, लेकिन 2.5 घंटे जो इस फिल्म ने हिलने नहीं दिया। और ऐसी फिल्म में ये लोकल फिल्म नहीं है, ये इंटरनेशनल फिल्म है, और बॉलीवुड वालों को सीखना चाहिए इस फिल्म से कि फिल्में ऐसी भी बनती हैं, ऐसे भी बनती हैं कम बजट में, लेकिन फिर भी आपको मतलब हिलने नहीं देती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट हैं सारे, जो कि रिकॉर्डेड हैं बकायदा। जी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो यशपाल जी, हमें तो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, छोटे से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ काफी टाइम हो गया। हाँ जी जी जी। तो आपने बहुत सारे मतलब अच्छे कमर्शियल, मतलब कलात्मक रोल के अलावा आपने कुछ कमर्शियल फिल्में भी करी हैं, बहुत सारी करी है इनफैक्ट। तो उनमें से आपका सबसे पसंदीदा रोल कौन सा रहा है? कोई एक अगर जल्दी से याद आता हो। नहीं, राउडी राठौड़ है, सिंह इज किंग है। अच्छा अच्छा। ये 2 कमर्शियल काफी सुपर हिट थी। तो लेकिन मेरा जो दिल के करीब है वो अब तक 56 है। अच्छा। और जी जी, और अभी 2 फिल्में आने वाली हैं, जो छिपकली और मूसो, ये फिल्में आने वाली हैं, और दादा लक्ष्मी, ये मेरे फेवरेट है। और एक थी दास कैपिटल जो इस पे मैक्स प्लेयर पे चल रही है आजकल। अच्छा ओके। सबसे ज्यादा मतलब चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा रोल रहा, मतलब जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, मतलब थोड़ा कैरेक्टर में घुसने में, ये सब चीजें? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो मेरा यही होगा, नंबर 1 तो दादा लक्ष्मी, नंबर 2 एक छिपकली फिल्म है जो आएगी, अभी तैयार है। अच्छा। उसमें मुझे 60 साल के लेखक का रोल करना था, और मैंने 4 महीने उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के असली दाढ़ी और बाल सफेद किए थे, मतलब सफेद जो मेरे ओरिजिनल है वैसे उसका लुक बनवाया था। मतलब मैंने बोला था मैं नकली दाढ़ी नहीं लगाऊंगा और नकली मैं कलर नहीं करूंगा उस पर सफेद। अच्छा। तो जैसा करेक्टर मैं वैसा बन के फिर ही करूंगा फिल्म, और मैंने वैसा ही किया। अच्छा। और वो एक लेखक का एक कमाल का एक फिल्म बना है, 2 ही लोग हैं उस फिल्म में। अरे वाह। और मेरे लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग था, जो मुझे बहुत पढ़ना भी पड़ा, और थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत काम करना पड़ा। यशपाल जी, एज अ फिल्म लवर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ ये सब सुनकर। बहुत दादा लक्ष्मी, और जल्दी ही आने वाली है। जी 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 सर, आपने मराठी में, तेलुगु में, डोगरी में और गुजराती में, इन सब भाषाओं में भी काम किया, बांग्लादेशी फिल्म में भी काम किया, मतलब अपार्ट फ्रॉम हरियाणवी एंड पंजाबी। तो इतनी सारी लैंग्वेज में जब आपने काम किया, तो कौन सा आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहा, डिफिकल्ट रहा, या कौन सा इजी रहा, मतलब इनमें से किस लैंग्वेज में? देखिए, तेलुगु का बहुत डिफिकल्ट था, और मेरी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट में विलेन था उसमें। अच्छा। और अभी मैं कर रहा हूँ एक तमिल फिल्म, और उसमें भी लीड रोल ही है मेरा। अच्छा। और तमिल फिल्म को जो करने का जो कहानी है ना, ये मुझे लगता है काफी टाइम बाद एक अच्छी फिल्म में कर रहा हूँ। और एक, हाँ, एक मोमाकू करके है। मो मतलब मोटर, माँ मतलब माचिस, और कू मतलब कटर। अच्छा। ये एक फिल्म का नाम है, जो कि बवाल फिल्म है लिखी हुई, और मुझे काम करके भी मजा आया, बहुत अच्छी टीम है। अच्छा अच्छा। और एक ये तमिल फिल्म जो है, ये आने वाली जो मैं बता रहा हूँ तमिल फिल्म, अयोती नाम है इसका, अयोती। अयोती का मतलब है अयोध्या। अच्छा अच्छा। अयोध्या की एक फैमिली है जो तमिलनाडु, वहाँ रामेश्वरम दर्शन करने जाती है, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। तो उस एक्सीडेंट में मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है, और कैसे दिवाली का दिन है, और कैसे एक ही दिन में सुबह से मतलब रात तक हमको वाइफ को वापस ले जाना है लखनऊ, मतलब बाई फ्लाइट। यही कहानी है, और कैसे क्या क्या होता है। मैं कहता, पता नहीं कि कैसे लिखी होगी उन्होंने, मूर्ति है कैरेक्टर राइटर। कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। जी मैं वेट कर
उसका खत्म होने वाली है, 4-5 दिन का काम बाकी है, फिर वो परिक्रम जाएगी। जी, किस को स्टार के साथ सबसे ज्यादा आप बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब काम करते हुए? बहुत सारे को स्टार होंगे आपके, उनमें से जिसका सबसे ज्यादा आप जोक्स मार लेते हैं या बहुत बहुत कोजी फील करते हैं जिनके साथ ऐसे? नहीं, मेरे तो काफी सारे लोग रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैक्सिमम, लेकिन नाना पाटेकर के साथ जो है ना, एक मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एज ए को एक्टर। जी, एंड मनोज वाजपेयी के साथ भी, मनोज वाजपेयी इज आल्सो वेरी को एक्टर, इज अ ब्रिलियंट को एक्टर रियली। जी, जी, जी। और आमिर खान के साथ भी, ये कुछ अच्छे मतलब मेरे को ऐसे लोग मिले जिनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। जी, तो यशपाल जी, आप एक म्यूजिकल फिल्म बना चुके हैं, तो कोई ऐसा गाना आपको याद आता है जो आपके साथ हमेशा रहता है, मतलब जो आपको हमेशा ही सुनना अच्छा लगता है या मोटिवेट करता है? कोई एक गाने के बारे में बताइए जो आपको। नहीं, इस गाने में, ये गाने तो कम से कम 12 गाने हैं इसके अंदर, 12-13 गाने हैं। तो ये तो मतलब मैं गा ही नहीं सकता, इतने कमाल के गाए हुए हैं और उस तरीके के हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। जी, इनमें से नहीं, मतलब कोई पुराना गाना जो मतलब शुरू से आपके साथ रहा हो या मोटिवेट करता हो आपको, कुछ इस तरह से गाना कोई? अरे मेरा तो बस एक ही है फेवरेट, सबसे पहले जो पहली नंबर पे जो गाना आता है वो यही है कि कल तुझको देखा था अरे वाह। मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ। बहुत बेसुरा हूं मैं, अरे सर, बहुत बेसुरा हूँ, लेकिन मेरा गाना बड़ा फेवरेट है ये। मैं जब माइक होता है, थोड़ा सा इको होता है ना, तो अच्छा गा लेता हूँ। जी, जी, ये रेडियो प्लेबैक इंडिया पे पहली बार शायद हो रहा है कि यशपाल जी, जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के फैंस हैं, वो जान ले कि भाई देखो, सच में भी गाते हैं यशपाल जी। तो यशपाल जी, इतने सारे आपको लाइफ में मिले होंगे, एक कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा है जो आप कभी भी आपको याद रहा है अभी तक, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो दिल को छू गया हो आपके? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मेरे को दादा लक्ष्मी फिल्म के ही ऐसे मिले हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब ऐसा कहा है एक बंदे ने, और वो मेरे फेसबुक में भी शेयर है, और उसने इंटरव्यू लेकर के सरेआम सब जगह छापा, लिखा, बोला कि भैया मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी फिल्म नहीं देखी। एक क्रिटिक बोल रहा है, और क्रिटिक जिसको मैं जानता भी नहीं था, अब जानना शुरू किया हूँ, जिसको मैं तभी इसे देखने के बाद, क्योंकि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइव आई थी मेरी फिल्म 2 दिन जी। उसमें देखी थी उसने, और उसने फिल्म देख के ये बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी। और इवन सुरेंद्र शर्मा का भी यही कहना था कि मैंने तो ऐसी फिल्म नहीं देखी। मैंने आमिर खान की फिल्म देखी थी, लास्ट में फिल्में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी। कुंवर बेचैन जी जो थे, उनकी डेथ हो गई। वो डेथ से पहले, मतलब हॉस्पिटल जाने के एक दिन पहले, उन्होंने 18 मिनट का एक ऑडियो मेरे पास भेजा था। अच्छा। और उन्होंने भिजवाया था, और उन्होंने जो फिल्म के बारे में बोला है आज तक मेरे पास वो सेव पड़ा है। जी, बहुत ही मतलब दिल से बोली हुई ऐसी चीज होती है ना, आपको पता लग जाता है कि झूठी तारीफ कर रहे हैं या कैसी तारीफ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बस तो वो पता लग जाता है कि हाँ भाई, वाकई दिल से बोल रहे हैं। जी, जी। तो यशपाल जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला हमारे इस 50वें एपिसोड को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका भी धन्यवाद, और आपका 50वें के लिए आपने मुझे चुना, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। और मैं सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जी यशपाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।